जय हिंद। देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के संबंध में हम लोग चर्चा कर रहे थे और इससे संबंधित 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। ये चौथा वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। और यूनानी स्वतंत्रता संग्राम से जो भी कहानी बन सकता है उसको हम लोग यहाँ पे पॉइंट वाइज समझेंगे, ताकि एग्जाम में किसी तरह का आपको दिक्कत ना हो। जो जिस तरह से हम पॉइंट वाइज यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं, हर एक वीडियो में देखे होंगे, किसी भी टॉपिक को हम पॉइंट वाइज ही समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको अगर टॉपिक याद है ना, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको जानकारी हो चुकी है, तो आप वो कोशिश करेंगे कि पॉइंट वाइज ही उत्तर देने का। तो 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। चौथा वीडियो में आज हम लोग मुख्य रूप से चर्चा करेंगे यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। और यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में चर्चा करने से पहले हम लोग जानेंगे आखिर कि यूनान का इतिहास क्या रहा था। यूनान के इतिहास के संबंध में चर्चा करेंगे। तो अगर यूनान के इतिहास के संबंध में देखा जाए, तो अगर उसमें उनकी ताकत के बारे में अगर हम लोग समझें या फिर उनकी वीरता के बारे में समझें, तो जो यूनानी लोग हुआ करते थे बहुत वीर हुआ करते थे, बहुत वीर नस्ल के हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा ताकतवर हुआ करते थे, है ना। उसके अलावा अगर बुद्धि के संबंध में उनसे चर्चा करें तो वो बहुत ही बुद्धिमान हुआ करते थे। उनका जो बुद्धि था वो बहुत ज़्यादा विकास हो चुका था। आगे हम लोग देखेंगे कि कला, साहित्य, विज्ञान, चिकित्सा आदि क्षेत्रों में यहाँ ये लोग जो थे वो श्रेष्ठ थे। तो ताकतवर भी थे, है ना, वीरता का प्रतीक था, मतलब वीर काफ़ी ज़्यादा थे, बुद्धि से भी श्रेष्ठ थे। इसके अलावा देखा जाए कला, साहित्य, विज्ञान, चिकित्सा के क्षेत्र में कई उपलब्धियां इन्होंने प्राप्त कर चुके थे। हालांकि अगर पूरे यूरोप में देखा जाए तो कहा जा सकता है कि यूनान जो था वो एक सबसे शक्तिशाली देश के रूप में उभर करके आ रहा था, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो सेना के क्षेत्र में हो, है ना, चाहे वो साक्षरता के क्षेत्र में हो, या फिर आप कला, साहित्य, विज्ञान या फिर चिकित्सा किसी भी क्षेत्र में देखें, नए नए तरीके का खोज, नए नए तरह की चीज़ों का खोज यूनानियों के द्वारा किया जा रहा था। तो ये थी उनकी कहानी। हालांकि ये इतने स्ट्रांग होने के बावजूद भी ये गुलाम क्यों बना, आखिर धीरे धीरे इन पे तुर्की का शासन कैसे जम गया, इसके संबंध में समझते हैं। तो तुर्की शासन कैसे किया, एक्चुअली हुआ क्या था कि आप देखते होंगे कि जो देश बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है या फिर जो अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल रहता है, उनके अंदर में देखा जाता है अमूमन की घमंड आ जाता है। और वही हुआ था यूनान के साथ। यूनान चूंकि हर क्षेत्र में अव्वल था और यूरोप में एकमात्र ऐसा देश था जो कहा जा सकता है कि उस समय का सबसे प्रभावी देश था। हालांकि ये हर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अपना प्रभाव छोड़ चुका था, चाहे वो कला का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, विज्ञान के क्षेत्रों में नए नए रिसर्च कर रहा था। उसी तरह से अगर चिकित्सा के क्षेत्र में देखा जाए तो ये बहुत ही अव्वल था, बहुत ही आगे था। लेकिन इसका घमंड इसे खा गया। धीरे धीरे ये क्या होने लगा, कमज़ोर होने लगा। और धीरे धीरे कमज़ोर होने के साथ साथ ये इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया कि लगभग 15वीं सदी में तुर्की का सम्राट अपने अंदर इसको ले लिया, है ना। जो 15वीं सदी, सदी का मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि सर सदी किसे कहते हैं, शताब्दी किसे कहते हैं। तो 100 साल के ड्यूरेशन को, जैसे यहाँ पे हम बताएं 15वीं सदी, है ना, तो ये 100 साल के ड्यूरेशन को हम लोग क्या कहते हैं, तो शताब्दी कहते हैं और इसी को सदी कहते हैं। इसके बीच में जो घटना घटती है उसी को सदी कहते हैं। 15वीं सदी के मतलब 15वीं सदी के क्रम में तुर्की के सम्राट उसको क्या कर लिया, अपने अंदर ले लिया। किसको, यूनान को ले लिया। और यूनान को अपने अंदर क्यों ले लिया, क्योंकि यूनान देखें कि जो हर क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली था, सबसे प्रभावी देश था, वो धीरे धीरे अपने आप को कमजोर, मतलब वो धीरे धीरे क्या पड़ने लगा, कमजोर पड़ने लगा। इसका कारण क्या रहा था, तो एक कहा जा सकता है कि इसके अंदर घमंड बहुत ज़्यादा हो गया था। तो जब तुर्की के सम्राट अपने अधीन ले लिया, तो तुर्की के सम्राट के अधीन ओटोमन एक साम्राज्य चल रहा था, तो उसी साम्राज्य के अंदर मिला लिया। अगर पूछा जाए कि यूनानी को सबसे पहले अपने अंदर कौन सा शासक के द्वारा मिलाया गया था, तो वो थे तुर्की के सम्राट, है ना। लेकिन किस राजवंश के तहत मिलाया गया था, तो ये ओटोमन साम्राज्य चल रहा था जो तुर्की में चल रहा था, इसी में मिलाया गया था। जब 15वीं सदी आते आते तुर्की में यूनान को मिला लिया गया, तब यूनानियों का एक तरह से होता है कि नज़र खुला कि ये एक जो बहुत ही प्रभावशाली देश अब वो क्या हो गया, तो किसी के अधीन, किसी का गुलाम बन करके रह गया। तो यहीं से शुरू हुआ यूनानी स्वतंत्रता संग्राम। चूंकि देखिए, कोई भी देश अगर गुलाम बन जाता है और उसे आज़ाद रहने की आदत पड़ गई है, तो वो फिर से आज़ाद होने का प्रयास करेगा। और हम लोग यूरोप में देखें कि लगभग कंट्री में जो हमें विद्रोह देखने को मिलता है, चाहे वो फ्रांस हो या फिर अन्य, हम लोग जब अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, अगले चैप्टर्स के बारे में चर्चा करेंगे, वहाँ पे भी कई राष्ट्रों में कई देशों में राष्ट्रवाद का उदय के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसी तरह से जब यूनान तुर्की के अधीन हो गया, तुर्की के सम्राट के द्वारा यूनान को अपने अंदर मिला लिया गया, तब हम लोग देखें कि यूनानी स्वतंत्रता संग्राम होना प्रारंभ हुआ। तो इसका आखिर कारण देखते हैं कि आखिर यूनानी स्वतंत्रता संग्राम हुआ क्यों था। कुछ तो कारण रहा होगा,
तो देखते हैं कि जब तुर्की के द्वारा यूनान को अपने कब्जे में ले लिया गया, अपने साम्राज्य में मिला लिया गया, तो यहाँ पे देखा जाता था कि तुर्की और यूनानियों के बीच में कुछ अच्छा व्यवहार देखने को नहीं मिलता था। हालांकि यूनानी जो था वो मिलाया गया था तुर्की के साम्राज्य में, तो तुर्की के लोगों के द्वारा यूनानियों के साथ व्यवहार जो था वो बहुत ही गलत तरीके से किया जाता था। इससे क्या थे, यूनानी परेशान थे। तो पहला कारण अगर पूछा जाए तो यही आप बताएंगे कि तुर्की और यूनानियों के बीच में बहुत ज़्यादा अच्छा संबंध नहीं बन पाता था। ये इसी कारण है कि यूनानी स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। पहला कारण एक छोटा सा कारण था। इसके अलावा और भी कुछ कारण को देखें तो 18वीं सदी में तुर्की का शक्ति कमजोर पड़ने लगा था, है ना। 18वीं शताब्दी आते आते अभी हम लोग देखें कि लगभग 15वीं सदी में यूनान को तुर्की के द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया। 2-3 सालों के बाद 18वीं सदी में तुर्की का शक्ति जो है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। तो तुर्की का शक्ति जब कमजोर पड़ने लगा तो यूनानी तो वैसे भी स्वतंत्रता चाहते थे। अब यूनानियों के मन में भी एक भावना जगा कि चलो अब जो हमें अधीन लिया है या फिर जो हमें अपने कब्जे में लिया वही कमजोर पड़ता जा रहा है, तो अब उसका मौका का फायदा उठा करके हम लोग फिर से एक स्वतंत्र देश बना सकते हैं। तो 18वीं सदी में तुर्की जो है वो इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया, वो चाहे सैन्य रूप से हो या फिर आर्थिक रूप से, कि पूरा यूरोप का वो मरीज कहलाना शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। अब सोचिए कि यूनान जैसे देश को अपने कब्जे में लेने वाला देश, जिसे हम लोग तुर्की कहते हैं, तुर्की मतलब एक हालात के अनुसार या फिर समय बीतते बीतते इतना कमज़ोर हो गया कि उसे 18वीं सदी में यूरोप का मरीज कहलाया, है ना। वो क्या कहलाता था, तो यूरोप का मरीज कहलाता था। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न बनता है कि यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है या फिर किसे कहा गया, तो तुर्की को कहा गया है ना। तो इसका भी फायदा उन्होंने उठाने का प्रयास किया। तो दूसरा कारण यही रहा था कि 18वीं शताब्दी के अंत तक देखा गया कि तुर्की अब धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा था। इसके अलावा 18वीं सदी के अंत तक यूनानियों ने कई संगठन बनाए। अब यहाँ पे देखा कि जब तुर्की अपने आप को कमजोर पड़ने लगा, है ना, तो यूनानियों के अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना जगी, राष्ट्र के प्रति भावना जगी। उन्होंने क्या किया, अंदर ही अंदर क्या मतलब खुले रूप से कई संगठनों को बनाना शुरू कर दिया, है ना, या फिर अपने लोगों को जागृत करना शुरू कर दिया अपने देश के प्रति या फिर तुर्की के खिलाफ लड़ने के लिए राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित करने का प्रयास किया गया। तो 18वीं सदी के अंत तक देखेंगे आपकी यूनानियों ने कई संगठन बनाए और लोगों के राष्ट्रवाद की ओर जागृत किया, राष्ट्रवाद को जागृत किया, है ना। इससे क्या हुआ कि जब लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जगी और कई संगठन तैयार हुए, और वहीं हम लोग देख रहे थे कि 18वीं शताब्दी में तुर्की जो है वो धीरे धीरे और भी कमजोर पड़ता जा रहा था और उसे अब मरीजों की तरह देखा जाता था, क्योंकि वो यूरोप का मरीज भी वो कहलाया था कि इतना ज़्यादा कमज़ोर पड़ गया था। इसी का फायदा उठाया स्वतंत्र यूनानियों ने और कई संगठन बना दिए। इसके अलावा और भी कारण अगर देखा जाए तो यूनानियों में मानसिक बदलाव देखने को मिला था। तो जो धार्मिक गुरु हुआ करते थे उन्होंने क्या किया, तो लोगों तक जा करके उनके मन को एक तरह से माइंड वॉश किया गया और अपने देश के प्रति उनको अपने आप को स्वतंत्र रखने के लिए कई तरह की प्रेरणा दिया गया या फिर जागृत किया गया। कहा जा सकता है कि राष्ट्रवाद के प्रति उन्हें जागृत किया गया। और जब यूनानियों में एक मानसिक बदलाव देखने को मिला तब हम लोग आगे देखेंगे कि यहाँ पे एक विद्रोह हुआ था, है ना, आगे। लेकिन यहाँ पे एक और कारण आपको देखने को मिलेगा कि अगर यूनानी स्वतंत्रता संग्राम का एक और कारण देखा जाए तो जब फ्रांस में 1789 की क्रांति हुई थी उसका इस पे बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला था, है ना। हम लोग देखे थे पूरा यूरोप में कि फ्रांस में 1789 ईस्वी में सबसे पहले फ्रांसीसी क्रांति हुई थी और यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के संबंध में हम लोग चर्चा करते हैं सबसे पहले फ्रांस के बारे में, क्योंकि सबसे पहले स्वतंत्रता की लड़ाई वहीं पे लड़ी गई थी। तो इससे वे लोग काफ़ी प्रभावित हुए थे और फिर ये जो फ्रांस की क्रांति जो है वो पूरा यूरोप में एक तरह से आग की तरह फैला था। हम पिछले वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं। इससे भी वे लोग काफ़ी प्रेरित हुए थे और तब जा करके एक विद्रोह हुआ। कैसे हुआ, यहाँ पे हम लोग देखें कि 18वीं शताब्दी के अंत में कई संगठन जो है वो उभर चुके थे, कई संगठन यूनानियों के द्वारा बना लिया गया था। उसके बाद ही विद्रोह का आरंभ हुआ था। जब विद्रोह का आरंभ हुआ तो उसका स्वरूप आखिर हम लोग देखते हैं कि विद्रोह जो है वो किस हद तक पहुंचा था, उसका स्वरूप क्या रहा था। तो देखा जाए इसमें अगर हम लोग देखें तो 1821 में अलेक्जेंडर हिप्सलांटी नाम के एक यूनानी व्यक्ति था, है ना। उनका नाम क्या था, तो अलेक्जेंडर हिप्सलांटी, आप नाम याद रखेंगे। 1821 ईस्वी में उन्होंने अपने निगरानी में विद्रोह कर दिया, है ना, विद्रोह का ऐलान कर दिया, प्रारंभ कर दिया। ये कब हुआ था, 1821 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे अलेक्जेंडर हिप्सलांटी जो थे वो यूनानी थे और यूनानी होने के साथ साथ उन्होंने कई लोगों को इकट्ठा करके कई संगठन
को भी बनाए थे। और संगठन बनाने के बाद 1821 ईस्वी में उन्होंने क्या किया, तो तुर्की के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, एक तरह से कह सकते हैं, या फिर विद्रोह प्रारंभ कर दिया 1821 में। अब क्या हुआ कि उस समय पूरा यूरोप में जब भी कहीं राष्ट्रवाद के प्रति भावना या फिर राष्ट्र को अलग करने के लिए या फिर राष्ट्र को स्वतंत्र करने के लिए अगर कहीं पे युद्ध होता था, तो इससे सबसे ज्यादा दुख होता था मेटरनिक को, है ना। अब जैसे ही ये मेटरनिक को पता चला कि तुर्की के अंदर रहने वाला यूनानी जो थे उन्होंने विद्रोह छेड़ दिया है तुर्की के खिलाफ, और तुर्की अपने आप को बहुत ज्यादा कमजोर कर लिया था, तुर्की कमजोर पड़ गया था। इसी बीच में क्या किया, मेटरनिक ने रूसी राजा, और रूसी राजा को उस समय जार के नाम से जाना जाता था। आप बुक में जब पढ़ेंगे तो वहां पे आपको रूसी जार के नाम से देखने को मिलेगा। तो रूसी जार का मतलब होता है रूस के राजा को जार कहा जाता था। तो मेटरनिक ने रूस के राजा को क्या किया, मतलब आदेश दिया एक तरह से, है ना, कि आप जाइए और तुर्की को मदद कीजिए, और तुर्की को मदद करके ये यूनानियों के द्वारा जो भी राष्ट्रवाद के लिए या फिर अपने राष्ट्र को अलग करने के लिए जो विद्रोह किया जा रहा है उसको आप दबाइए। हालांकि यहाँ पे देखा जाता है कि रूस जो था वो माइंडली मानसिक तौर पे यूनानियों का दोस्त था एक तरह से, और यूनानियों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। लेकिन चूंकि मेटरनिक का आदेश आ चुका था, मेटरनिक ने कहा था कि आप जा करके तुर्की का मदद कीजिए, तो वो एक तरह से बंद चुके थे। और उस समय हम इससे पहले वाला वीडियो में बताए हैं कि वहाँ पे मेटरनिक व्यवस्था भी लागू था, और मेटरनिक जो था वो यूरोप के लिए काफ़ी खतरनाक साबित होता जा रहा था। तो मेटरनिक के कहने पर वहाँ के राजा, यूरोप जो रूस के जो राजा थे, उन्होंने क्या किया, तुर्की को मदद किया। और तुर्की को मदद करके वह जो युद्ध था, वह जो विद्रोह था जो अलेक्जेंडर हिप्सलांटी के द्वारा प्रारंभ किया गया था, उसको दबाया। और सिर्फ दबाया नहीं, जो अलेक्जेंडर हिप्सलांटी जो थे उनको पकड़ के जेल में भी डाल दिया। तो यहाँ से आप देखें कि मेटरनिक के कहने पे जो राजा हमेशा यूनानियों का मदद करता था, यूनानियों के साथ रहता था, मेटरनिक का इतना ज़्यादा प्रभाव था उस समय पूरा यूरोप में कि इनके कहने पे उन्होंने क्या किया, यूनानियों के खिलाफ जाकर के युद्ध लड़ा। किसके सपोर्ट में, तो तुर्की के सपोर्ट में। और तुर्की के सपोर्ट में युद्ध लड़ा। युद्ध लड़ने के बाद यूनानियों के द्वारा जो विद्रोह किया गया था उसको दबाया भी, और विद्रोह का नेतृत्व करने वाला हिप्सलांटी को भी जेल में उन्होंने डाल दिया। तो यहाँ पे तो विद्रोह को दबा दिया गया। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है, क्या यहाँ पे यह विद्रोह जो था वो लास्ट था यूनानियों के लिए? नहीं, बिल्कुल। यहाँ पे यूनानी विद्रोह तो हार जरूर गए, है ना, यहाँ पे उनको किसी तरह का सफलता हाथ नहीं लगी, लेकिन उन्होंने अभी भी कोशिश नहीं छोड़ा। तुरंत कुछ ही दिनों के बाद देखे कि मेरिया द्वीप में दूसरा व्यापक युद्ध हुआ। और व्यापक युद्ध का मतलब होता है एक बहुत ही भयानक युद्ध हुआ। ये किस क्षेत्र में होता है, तो मेरिया द्वीप के क्षेत्र में हुआ था, जिसमें यूरोप के कई देश यूनानियों का साथ दिया था, है ना। तो पहला देखें हम लोग कि जब 1821 ईस्वी में अलेक्जेंडर हिप्सलांटी के नेतृत्व में जब युद्ध का प्रारंभ किया गया था, उसको रूस के राजा के द्वारा या फिर तुर्की दोनों के द्वारा मिल करके उस विद्रोह को दबा तो जरूर दिया गया, लेकिन उस युद्ध के दबने से यूनानी वहीं पे शांत नहीं हो गए, वहीं पे रुक नहीं गए। उन्होंने पुनः एक विद्रोह किया जो मोरिया द्वीप के क्षेत्र में किया था। और यह जो युद्ध था या जो विरोध था वो काफी भयानक था, है ना, काफी भव्य रूप ले चुका था। भव्य रूप लेने के साथ साथ इसमें यूरोप के कई क्षेत्र जो थे, कई देश जो थे वो साथ देने के लिए आ गए थे। किनको, तो यूनानियों को साथ देने आ गए थे। हालांकि यूरोप के तरफ से रूस साथ दे रहा था, लेकिन यूनानियों के तरफ से कई देश आ गए थे। इसके अलावा कई स्वयंसेवक यूनान पहुंचे। जो ईसाई स्वयंसेवक होते थे उन्होंने यूनान को मदद करने के लिए पहुंचे। इसमें से अगर देखा जाए तो लॉर्ड वायरन करके एक व्यक्ति का नाम आपको बुक में देखने को मिलेगा। ये एक ईसाई स्वयंसेवक थे। स्वयंसेवक का मतलब वैसे व्यक्ति को हम लोग कह सकते हैं जो बिना पैसे का या फिर बिना किसी लालच के किसी को मदद करने को तैयार हो जाए, उसी को हम लोग स्वयंसेवक कहते हैं। तो कई ईसाई स्वयंसेवक यूनानी का मदद करने के लिए पहुंच गए थे। उसमें अगर देखा जाए तो लॉर्ड वायरन, इन्होंने पैसे से या फिर आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा यूनानियों का मदद किया था। और कहने को मदद नहीं किया था, इन्होंने मृत्यु दर मतलब मृत्यु प्रांत तक यूनानियों के साथ मिल करके कंधा से कंधा मिला करके लड़ा था। और फाइनली उनका 1824 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। किस लिए, तो यूनानियों के साथ लड़ने के क्रम में इनका 1824 में मृत्यु हो गई थी। तो अभी हम लोग देखें कि जब दूसरा मोरिया द्वीप में जब युद्ध हुआ था वो बहुत ही विशाल युद्ध हुआ था। और इसमें कई स्वयंसेवक आकर के, ईसाई स्वयंसेवक आकर के यूनानियों का मदद किया था। अब सिर्फ यूनानियों का जब मदद किया, यहाँ पे देखा गया कि यूनानियों को मदद के लिए यूरोप के कई देश जैसे इंग्लैंड वगैरह आ गए थे। यहाँ पे हम लोग देखें कि कुछ जो ईसाई स्वयंसेवक है वो भी यूनानियों का मदद करने के लिए आ गया था।
इसी पे नहला पे दहला खेल दिया तुर्की ने। तुर्की ने क्या किया, तो कुछ धार्मिक सपोर्ट लिया। जिस तरह से यहाँ पे अभी हम लोग देखें कि यूनानियों को मदद करने के लिए ईसाई स्वयं सेवक आए थे, उन्होंने क्या किया, एक दिमाग खेला और बदले में तुर्की ने मुसलमानों को एक करना शुरू कर दिया। हालांकि उस समय का हालात अगर देखा जाए तो कोई भी मुसलमान कंट्री उतना पावरफुल नहीं था कि आकर के तुर्की को मदद कर सकता। उसमें से एक था जो मिस्र था, काफी शक्तिशाली था, वो मुस्लिम कंट्री है, उन्होंने आकर के मदद किया। तो बदले में उन्होंने क्या किया, शुरू किया, तो मुसलमानों को एक करना शुरू कर दिया। और मुसलमानों को इस तरह से एक करना शुरू कर दिया कि उन्होंने उनको एक एग्जाम्पल देना शुरू कर दिया कि देखिए जो यूनानी है, यूनानियों को मदद करने के लिए ईसाई धर्म जो है वो एकजुट हो रहा है और यूनानियों का मदद किया जा रहा है। तो उसी तरह से तुर्की जो था वो मुसलमानों का मदद लिया और इसमें से बहुत ज़्यादा देश इनका सपोर्ट में नहीं आया था, लेकिन मिस्र जो एक ही बहुत ज़्यादा शक्तिशाली मुस्लिम देश था, उन्होंने इसको मदद किया। और मिस्र के जो राजा थे सुल्तान मोहम्मद करके, है ना, उन्होंने इसका मदद किया। और मदद करने के साथ साथ इन्होंने क्या किया, तो विद्रोह को दबाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्न किया। बहुत ज़्यादा प्रयत्न करने का मतलब है कि इन्होंने सेना का प्रयोग किया। अब देखिए यहाँ पे मिस्र ने गलती किया, मिस्र हो या फिर तुर्की जो है, ये दोनों गलत किया कि यूनानियों के द्वारा जो राष्ट्रवादी आंदोलन किया जा रहा था, इसको दबाने के लिए मिस्र ने क्या किया था, तो सेना का इस्तेमाल किया था, जो सरासर गलत है। देखिए युद्ध को दो तरीके से दबाया जा सकता है, या तो विरोधियों के बात को मान लिया जाए, है ना, यहाँ से शांतिपूर्ण किसी भी तरह के विरोध को दबाया जा सकता है। अन्यथा हम लोग देखे थे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो इसी कारण से हुआ था। लोग अपने मांग को रखे थे, लेकिन जनरल डायर ने वहाँ क्या किया, तो अपने सैनिकों को आदेश दे करके और ढेर सारी गोलियां चला दी थी, वहाँ पे खून का धारा बहा था। बस उसी तरह से यहाँ पे भी देखने को मिला था कि विद्रोह को दबाने के लिए जो यूनानियों के द्वारा विद्रोह किया जाता, उसको दबाने के लिए मिस्र के जो राजा महमूद द्वितीय थे, उन्होंने क्या किया, तो सेना का इस्तेमाल किया। और जब उन्होंने 1822 ईस्वी में सेना का इस्तेमाल किया इस युद्ध को दबाने के लिए, उसमें क्या हुआ था कि 20,000 यूनानी मारे गए थे। अब ये बहुत ज़्यादा जनसंख्या है उस समय के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि 1822 की हम चर्चा कर रहे हैं और 1822 में पृथ्वी पर उतनी जनसंख्या भी नहीं थी। उस क्रम में 20,000 यूनानियों को मार दिया गया था। किनके द्वारा, तो मिस्र के राजा और तुर्की के राजा के द्वारा मिलकर के। सिर्फ किस लिए, तो एक विद्रोह को दबाने के लिए। तो आप याद रखेंगे दो डेट को यहाँ पे, 1821 में अलेक्जेंडर हिप्सलांटी के द्वारा पहला विद्रोह किया गया था। और वहीं हम लोग देखें तो 1822 ईस्वी में जब विद्रोह हो रहा था, दूसरा विद्रोह जो हम लोग मोरिया द्वीप के क्षेत्र में देखें, तो उसी को दबाने के लिए जो मिस्र के राजा थे या फिर जो तुर्की के राजा थे, उन्होंने क्या किया, सेना के प्रयोग किया। और सेना का प्रयोग करके लगभग 20,000 यूनानियों को मार दिया गया। और जब 20,000 यूनानियों को मार दिया गया, तो इससे क्या हुआ कि पूरा यूरोप में एक बहुत ही गलत मैसेज गया। और यूरोप में जब गलत मैसेज गया, तो पूरा यूरोप जो है वो इस घटना से गुस्सा में आ गया। और यूरोप का कहना था कि जो एक समय में हमारा यूरोप का एक तरह से कह सकता था ताज हुआ करता था, क्योंकि अभी हम बताएं कि यूनान के इतिहास के संबंध में देखें तो ये किसी भी क्षेत्र में सबसे आगे देश था, है ना। और यूरोप का एक तरह से एक समझ लिए कि ये ताज था कि यूरोप का एक बहुत ही अच्छा देश था। तो यूरोप भी सोचा कि हमारा जो एक बहुत ही सफल देश था, उनके ऊपर इतना अत्याचार किया जा रहा है, इससे क्या हुआ कि पूरा यूरोप जो है वो गुस्सा में आ गया। जब पूरा यूरोप गुस्सा में आ गया, तो आगे देखेंगे कि यूरोप के कई देश जो हैं वो यूनान को मदद किया था स्वतंत्रता संग्राम में, है ना। तो रूस के राजा भी 1826 में बताइए, ये पहला देखिए यहाँ पे क्या हुआ था कि समझिए कि जब 1822 ईस्वी में 20,000 यूनानियों को मार दिया गया था, तो मार देने के बाद इससे क्या हुआ था कि पूरा यूरोप में जब ये मैसेज फैला, तो पूरा यूरोप जो है वो गुस्से में आ गया था। इसके साथ साथ यूनानियों को एक और फायदा हुआ था कि जो रूस यहाँ पे देखे थे कि पहले विद्रोह को दबाने के लिए तुर्की को मदद किया था रूस ने, अब वहाँ पे रूस के जो राजा थे वो भी बदल चुके थे। और रूस के राजा बदलने से फायदा क्या हुआ था कि यहाँ पे देखें कि रूस का राजा ना चाहते हुए भी मैटरनी के कहने पे उन्होंने क्या किया, तो जा करके यूनानियों के खिलाफ युद्ध लड़ा और तुर्की को सपोर्ट करके और उस विद्रोह को दबाया। लेकिन जब यहाँ पे रूस का राजा बदल गया 1826 ईस्वी में, और ये जो नया राजा बना था उसको मैटरनिक से कोई लेना देना था नहीं, तो यहाँ पे यूनानियों को एक और मदद मिल गया कि अब रूस भी जो है वो यूनानियों को खोल करके मदद कर सकता था, क्योंकि मैटरनी के कहने पे इससे पहले वाला राजा दबाव में आ सकता था। नया राजा जो बना था उससे मैटरनी का कोई लेना देना नहीं था। तो इस घटना से क्या हुआ कि पूरा यूरोप में एक आग फैल गया और साथ ही साथ इसी क्रम में देखेंगे हम लोग कि 1826 ईस्वी में जो रूस के राजा था वो बदल दिया गया था। इसके साथ साथ क्या हुआ था कि जो हम लोग देखे थे कि चार्ल्स दसम
जो फ्रांस के नए राजा के रूप में बने थे लुई 18वां के बाद, हम लोग पढ़ चुके हैं कि लुई 18वां के बाद जो अगले शासक बने थे फ्रांस के वो चार्ल्स दसम बने थे। तो फ्रांस भी इसके सपोर्ट में आ गया था, मतलब चार्ल्स दसम भी जो है वो यूनानियों को स्वतंत्र कराने के लिए, मदद करने के लिए यूनानियों के साथ आ गए। तो अभी देखें कि यूरोप गुस्सा में था, इसके कारण यूरोप के कई देश आ गए, जिसमें से हम लोग देखेंगे आगे, है ना। और 1826 ईस्वी में रूस के राजा बदल जाने के कारण रूस का भी सपोर्ट अब किनको मिलने लगा था, तो यूनानियों को मिलने लगा था। इससे पहले जबकि पहला विद्रोह में हम लोग देखे थे कि रूस किसको सपोर्ट किया था, तुर्की को सपोर्ट किया था, हालांकि वो दबाव में आकर के किया था। लेकिन अब यहाँ पे रूस किनको सपोर्ट कर रहा है, तो यूनानियों को सपोर्ट कर रहा है। तो इतने कुछ होने के बाद यहाँ पे देखिए, आप नाम याद रखेंगे, यूनानी को साथ देने के लिए रूस, अभी बताएं कि रूस पहले जो यूनानियों के खिलाफ था, अब रूस का साथ देना शुरू कर दिया। उसी तरह से फ्रांस, जो चार्ल्स दसम वहाँ के राजा थे, तो फ्रांस जो है वो भी मदद करने के लिए आ गया यूनानियों की ओर। और ब्रिटेन जो अभी इंग्लैंड के नाम से जाना था, तो ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और यूनानी एक तरफ, चार जो सबसे शक्तिशाली देश थे वो एक तरफ, और दूसरे तरफ हम लोग देखें तो मिस्र और तुर्की, दो देश एक तरफ से मिलकर लड़ रहे थे। तो स्वाभाविक है जहाँ चार सबसे शक्तिशाली देश दो देश का मुकाबला करेगा तो वो दो देश तो टिकेगा ही नहीं। उन्होंने क्या किया, उस युद्ध को हार गया। हालांकि इस युद्ध के क्रम में देखा जाता है कि रूस और तुर्की जो है वो बहुत ज्यादा आमने सामने हुआ था, जबकि युद्ध होना था यूनानियों और तुर्की के बीच में, लेकिन रूस जो था वो यूनानी के तरफ से, और तुर्की तो अपना युद्ध लड़ ही रहा था। तो रूस और तुर्की के बीच में एक बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था इसी क्रम में, और इसमें क्या हुआ था, तुर्की हार गया था। तो तुर्की हार गया था, तो यूनानी भी यही चाहते थे कि तुर्की को हरा करके यूनान अपने आप को स्वतंत्र करना चाहता था। लेकिन जब तुर्की को हराया गया रूस के द्वारा, उसके बाद चारों देश के बीच में एक बैठक हुई, एक संधि हुई। वो चार देश कौन कौन, यूनान, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन, ये चारों के बीच में एक संधि हुई। और ये संधि कहाँ हुआ था, तो एड्रियानोपुल में हुआ था। 1829 में एड्रियानोपुल नामक एक स्थान में एक संधि हुआ था, है ना, जिसमें रूस ने कह दिया था कि अब यूनानियों पर तुर्की का राज नहीं होगा बल्कि रूस का राज होगा। जबकि हम लोग देखे थे कि यूनानियों पे पहले किसका राज था, तो तुर्की का सैनिक का राज था। लेकिन इस संधि में रूस ने कहा कि अब यूनानी पर हमारा सैनिक का कब्जा होगा, मतलब इनडायरेक्टली अगर कह सकते हैं कि यूनानियों पे अब हमारा राज होगा। ये कब कहा गया था, तो जब रूस के द्वारा तुर्की को हराया गया, है ना। तुर्की जब हार गया तो तुर्की से तो वो स्वतंत्र हो गया, लेकिन देखिए यहाँ पे एक से छुटकारा मिला तो दूसरा अब यहाँ पे इसको दबाने का प्रयास किया। रूस कह दिया कि यूनान जो होगा वो अब हमारे कब्जे में होगा। 1829 ईस्वी के एक संधि में ये कहा गया था। हालांकि इसके सपोर्ट में कोई भी देश नहीं आया था। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यूनान तो इसका सपोर्ट किया ही नहीं, है ना, ये तो तैयार ही नहीं था। यूनान जो है अभी भी अपना युद्ध को कायम रखा, अपनी राष्ट्रवाद के प्रति, राष्ट्र के प्रति विद्रोह को कायम रखा। हालांकि इसके साथ साथ फ्रांस और ब्रिटेन भी इस चीज का समर्थन नहीं किया था कि अभी आप इसको तुर्की से आजाद कराए हैं और फिर अपने कब्जे में ले लेंगे तो ये फिर आजाद हुआ कहाँ, ये फिर तो गुलाम बन जाएगा। हालांकि यहाँ पे देखा जाता है ये यूनान का भी मानना था कि इससे अच्छा जो हमें रूस आज़ाद कराया इससे अच्छा छोड़ दिया होता, क्योंकि धीरे धीरे देख रहे थे कि तुर्की का शक्ति कमज़ोर पड़ रहा था, और कमज़ोर पड़ रहा था तो एक ना एक दिन यूनानियों को आज़ाद होना था, यूनानियों को आज़ादी मिलना था। लेकिन यूनानी जो है वो अब एक और भयानक चंगुल में फंस गया था। कारण क्या था कि यूनानियों को आज़ाद करने के लिए रूस जो है वो साथ दिया था, और रूस इस संधि में कह दिया था कि अब यूनानियों पे हमारा सैनिक का कब्जा होगा। हालांकि यूनानी इसको सपोर्ट नहीं किए थे, इस बात को नहीं माने थे, और वो अपने लगातार विद्रोह को कंटिन्यू रखे थे। साथ ही साथ ना तो फ्रांस इस बात को सपोर्ट किया था और ना ही ब्रिटेन, जो इस संधि के लिए बैठे हुए थे जितने भी देश थे। तो ये तो नींव रखा गया था, ये बात कही गई थी रूस के द्वारा, लेकिन तीनों देशों ने इसको सपोर्ट नहीं किया। हालांकि किसी ना किसी तरह से देखा गया कि यहाँ पे फिर यूनानियों पे रूस का जरूर दबाव आ गया, रूस का शासन चलने लगा। लेकिन अभी भी यूनानियों का विद्रोह जो है वो घटा नहीं, क्योंकि एक से छुटकारा मिला तो दूसरा, है ना, एक तरफ कुआं तो दूसरे तरफ खाई, वही वाला हाल हुआ। इन्होंने क्या किया, तो धीरे धीरे रूस के साथ भी कई तरह के विद्रोह किए, कई लड़ाइयाँ लड़े, और देखा जाता है कि 1832 ईस्वी में जब रूस कमजोर पड़ने लगा तब फिर से एक संधि हुआ था, रूस के द्वारा ही कराया गया था ये संधि। क्योंकि 1829 ईस्वी के संधि में कहा गया रसिया के द्वारा, रसिया उसमें बहुत पावरफुल देश भी था, कि अब यूनानियों पे हमारा कब्जा होगा। लेकिन
यूनानी जो थे वो यहाँ भी शांत नहीं रहे। अब जो पहले तुर्की के खिलाफ लड़ रहे थे, अब रूस के खिलाफ लड़ना शुरू किए। धीरे धीरे क्या हुआ कि 1832 आते आते रूस भी कमजोर पड़ने लगा, और जब रूस कमजोर पड़ने लगा तो यहाँ पे फिर से एक संधि कराई गई थी। ये 1832 ईस्वी में ही कराया गया था, और 1832 ईस्वी में जो संधि कराया गया था वो कुस्तुनतुनिया के क्षेत्र में कराया गया था। और इस संधि में कहा गया कि यूनान पर अब किसी का कब्जा नहीं होगा। इट मीन्स कह सकते हैं कि रूस भी जो था वो यूनान को यहाँ से स्वतंत्र कर दिया, और इसी संधि में कहा गया कि यूनान पे अब किसी का कब्जा नहीं होगा। हालांकि पहले तुर्की का था, कुछ दिन तक 3-4 साल तक हम लोग रूस का देखें, लेकिन जब कुस्तुनतुनिया का संधि हुआ 1832 ईस्वी में, यहाँ पे पूर्ण रूपेण घोषित कर दिया गया, कह दिया गया कि यूनान पे अब किसी का कब्जा नहीं होगा। तब जाके फाइनली अंततः बेबोरिया का राजकुमार यूनान का राजा बना, और इस तरह से यूनान जो है वो एक कंप्लीट स्वतंत्र देश बना, और यहाँ पे फिर स्वतंत्रता व्यवस्था जो है वो कम्प्लीटली लागू हो गया। तो उम्मीद करते हैं आज के ये जो वीडियो है यूनानी स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कोई भी टॉपिक आपसे नहीं छूटेगा, और जितने भी आपके क्लास 10 के सिलेबस में जो जो बिंदु पढ़ना है उन सारे बिंदुओं को आज हम जो है वो विस्तार रूप से चर्चा की है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलेंगे इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।